हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्टूडेंट जंक्शन में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा स्टाफिंग का मीनिंग और इम्पोर्टेंस कि स्टाफिंग क्यों ज़रूरी है, लेकिन आज के सेशन में हम कवर करेंगे कि स्टाफिंग भाई उसके क्या प्रोसेस होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं और रिक्रूटमेंट क्या है, कितने प्रकार का होता है। ये सारी चीज़ें आज की सेशन में कवर की जाएंगी। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले थॉट ऑफ द डे, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना ये आशियाना, बोली बार बार उड़ान भरकर तिनका तिनका उठाना होता है। बच्चों, इसी तरीके से आपके एक एक छोटे छोटे एफर्ट्स भी आपके गोल को कब अचीव आप कर लेंगे ना, ये आपको खुद नहीं पता चलेगा। अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं और डेली ज़रूरी नहीं है कि 10 घंटे पढ़ने वाले ही बच्चे टॉपर होते हैं, आप डेली अगर 2 घंटे भी बच्चों कंसिस्टेंसी के साथ और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ देंगे ना, तो वो आपके एफर्ट्स भी आपको क्या रिजल्ट देंगे ये आप खुद नहीं जानते। तो एक छोटे छोटे अपने एफर्ट्स को करते रहिए। ये मत सोचिए कि 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने से क्या होगा। अगर आप उसमें भी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं तो बिल्कुल अपने एफर्ट्स कीजिए, एक सही डायरेक्शन में कीजिए, रिजल्ट बच्चों आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, अब एक पॉजिटिव थॉट हमने जान लिया, अब इसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टाफिंग प्रोसेस, आप स्टाफिंग के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्टाफिंग क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। अब हम जानेंगे कि भाई स्टाफिंग करने का क्या सही प्रोसेस है। Prime concern of staffing function is to fulfill the requirement of manpower on the time. These requirements may arise at the time of starting of the business while expanding as a matter of need to replace those who quit, retire, transfer, promoted. इसका मतलब ये है स्टाफिंग फंक्शन का कब अराइज होता है कि हमें करना चाहिए। जब अगर एक बिज़नेस ये सोच रहा है कि मुझे अपना एक नया स्टार्टअप लेना है या उसको एक्सपेंड करना है, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है उसको एक्सपेंड करना है, तो भैया आप कोई बिज़नेस बढ़ाओगे तो आपको उसमें लोगों की रिक्वायरमेंट होगी ना, या एक नया बिज़नेस ओपन करेंगे वहाँ भी लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर कोई बंदा जो ऑलरेडी उसमें एम्प्लॉयड था वो क्विट कर रहा है, जा रहा है, या फिर आप कोई पर्सन रिटायर हो रहा है, या आप किसी अपने ब्रांच से दूसरे ब्रांच में आप किसी पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमें रिक्वायरमेंट होगी कि भाई कहीं सारे वर्कर्स की हमें भी रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को ढूंढेंगे, जो कि क्या है, स्टाफिंग। अब इस प्रोसेस को जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट देखिए भाई, पहला स्टेप जो आता है ना बच्चों स्टाफिंग में, वो आता है कि एस्टिमेट करते हैं पहले हम कि मैन पावर रिक्वायरमेंट, जो मैंने आपको बताया भी था। स्टाफिंग का मतलब क्या है, एक राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को चूज़ करना, दैट इज़ स्टाफिंग। लेकिन आपको पता है कि कौन सी जॉब पोजीशन है जो खाली है, अब उसको फिल करना है। तो आपने क्या किया, पहले ये जाना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो मैन पावर है, जो वर्कर्स की हमें रिक्वायरमेंट है, उसको एस्टिमेट करो भाई कितनी रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए क्या करते हैं, स्टाफिंग प्रोसेस बिगिन विद द एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। कितने नंबर ऑफ पर्सन्स आपको चाहिए, तो पहले आप ये तो जान लीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की शॉर्टेज है, ठीक है। तो विच मीन्स फाइंड आउट कीजिए कि क्या नंबर ऑफ पर्सन्स आपको चाहिए और किस तरीके के एम्प्लॉयज़ चाहिए, मतलब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें भी जाननी पड़ेंगी। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट इज़ नॉट ओनली टू फाइंड आउट दी नंबर। आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि अगर आप एस्टिमेट करेंगे मैन पावर को, तो आप सिर्फ ये इस बात पर फोकस मत कीजिए कि भाई कितने नंबर ऑफ वर्कर्स की नीड है। आप ये तो देखो कि जो वर्कर्स आपको चाहिए उनके क्या क्या डिफर क्वालिफिकेशन या क्वालिटीज़ आपको चाहिए। भाई ज़रूरी नहीं है ना कि एक ही जॉब पोजीशन के लिए 10-20 लोग चाहिए हो सकता है 3-4 जॉब पोजीशन हो जिसको आपको फिल करना हो, तो आपको 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो हर किसी के लिए क्वालिफिकेशन, हर किसी के लिए स्किल्स भी अलग अलग चाहिए होंगे, तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो इसी मैन पावर को एस्टिमेट करने के लिए कंपनी क्या करती है, 3 टेक्निक्स यूज़ करती है। वो टेक्निक्स क्या होती हैं, फर्स्ट वन इज़ वर्कलोड, सेकेंड इज़ वर्कफोर्स, देन मैन पावर की रिक्वायरमेंट पता चल जाती है। अब इन दोनों टेक्निक को यूज़ करके आप रिक्वायरमेंट कैसे पता करोगे, तो देखिए वर्कलोड एनालिसिस का मतलब जानते हैं क्या होता है, वर्कलोड एनालिसिस का मतलब, और वर्कफोर्स। अब वर्कफोर्स का मतलब क्या है, जो ऑलरेडी वर्कर्स एट दी प्रेजेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। जैसे ये मैंने बोला कि अभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो हैं 100, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स है उसको एनालिसिस किया।
कि भाई कितने नंबर ऑफ पर्सन ऑलरेडी काम कर रहे हैं, दैट इज़ 100। तो इसका मतलब वर्कफोर्स एनालिसिस कर लिया। उसके बाद देखा कि भाई वर्कलोड, मतलब एक्चुअल में कितने पर्सन्स की नीड है। कभी कभार ये चीज़ें देखी जाती है कि भाई रियलिटी ये है, एक्सपेक्टेड ये है, तो वही चीज़ हमें इसमें जाननी है। रियलिटी ये है मतलब वर्कफोर्स एनालिसिस कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन वर्कलोड एनालिसिस में क्या जानेंगे कि कितने वर्कर्स की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। तो ये बता रहा है कि एक्चुअल कितना, ये बता रहा है एक्चुअल कि कितने लोग ऑलरेडी हैं, और ये कि एक्सपेक्टेड कितना है, मतलब कितना होना चाहिए। तो इन दोनों, जैसे मान लीजिए आपने देखा कि 100 हैं तो ये वर्कफोर्स एनालिसिस है, और कितना होना चाहिए भाई, काम करने वाले होने चाहिए 120 अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए। इसका मतलब क्या है, इन दोनों को एनालिसिस किया, उस बेसिस पर हमें पता चला कितने की शॉर्टेज है, 120 की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास कितने हैं 100। इसका मतलब शॉर्टेज कितने की है 20 की। तो ये आपने पता कर लिया कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो आप ये दोनों टेक्निक यूज़ करके मैन पावर की रिक्वायरमेंट को पता कर लेते हैं। भाई पहले हमने जान लिया कि भाई 20 पर्सन्स हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। अब क्या करना है, जब पता चल गया कि कितने, अब क्या करेंगे, बढ़ती निकालेंगे। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हर ऑर्गेनाइजेशन ये कोशिश करता है कि मुझे जैसे 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस भर्ती को देखें और इसके लिए ट्राई करें, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आ सकें और हम उसमें से बेस्ट टू बेस्ट सिलेक्ट कर सकें। तो रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं, ढूंढते हैं कैंडिडेट को और ये कोशिश करते हैं कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। आफ्टर असेसिंग द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, जो हमने जान लिया मैन पावर में कि भाई कितने नंबर और किस तरीके के लोग मुझे चाहिए, फिर मैनेजर ट्राई करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने तरीके के स्किल्स और क्वालिफिकेशन वाले लोग हमारे पास आएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन फिर चॉइस कर सकता है और सिलेक्ट कर सकता है बेटर कैंडिडेट। जॉब डिस्क्रिप्शन, कैंडिडेट का प्रोफाइल होता है वो भी यूज़ किया जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे वर्किंग टाइम्स क्या होंगे, कंडीशंस क्या होंगे, आपका सैलरी क्या रहेगा, ये सारी चीज़ों का पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें होता है। तो इस तरीके से रिक्रूटमेंट किया जाता है। भाई सेकंड प्रोसेस क्या हुआ, हमने भर्ती निकाल दी। अब क्या करेंगे, अब भाई मैंने पता कर लिया कितने नंबर ऑफ पर्सन चाहिए, उनके लिए भर्ती निकाल दी, लोगों ने फॉर्म फिल किया, अप्लाई किया। उसके बाद अब प्रोसेस आएगा कि आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन, इट रेफर टू चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल दी वैकेंट जॉब पोजीशन। जिस पोजीशन के लिए आपने वैकेंसी निकाली थी उसके लिए कई सारे लोगों ने अप्लाई किया, फिर आपने कुछ टेस्ट के बेसिस पर इंटरव्यूज़ लिए, टेस्ट लिए, उन सारी चीज़ों के बेसिस पर बैकग्राउंड रेफरेंस चेक किया, जो आपको ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट लगा उसको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्शन इज़ डन थ्रू अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व, जैसे मैंने अभी आपको बताया, टेस्ट भी लिए जाते हैं, इंटरव्यूज़ भी होते हैं, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, रेफरेंस चेक होता है, बैकग्राउंड चेक होता है। तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पर जो क्लियर कर जाता है उसको आप सिलेक्ट कर लेते हो। अब भाई आप कहाँ तक पहुँच गए, सिलेक्शन तक, कि आपने एक पर्सन को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए फोर्थ वन, अब सिलेक्शन के बाद आप उससे बोलोगे ना प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। इसमें क्या होगा, जिस पर्सन को आपने सिलेक्ट किया है उस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए, अब आप उसे उसका प्लेस देंगे, मतलब उसे स्थान देंगे। प्लेसमेंट रेफर टू ऑक्यूपाइंग ऑफ पोस्ट बाय द कैंडिडेट फॉर विच ही इज सिलेक्टेड। जैसे किसी पर्सन को अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट किया गया तो उसको सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोजीशन दे दी जाएगी, दैट इज प्लेसमेंट। आफ्टर सिलेक्शन आपने सिलेक्ट कर लिया, अब उससे आपने बोला कि ठीक है भाई आपकी ये पोस्ट हो गई, कल से आप संभालिए, दैट इज प्लेसमेंट। आपने उसको जो डेजिग्नेशन डिसाइड की थी वो उसको असाइन कर दी, ठीक है। सिलेक्शन के बाद अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया और बोल दिया कि इस वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए आप ही उम्मीदवार हैं। अब देखिए भाई प्लेसमेंट हो गया। अब ओरिएंटेशन क्या होता है, जब किसी नए पर्सन को बुलाया जाता है तो उसे फैमिलियर करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको इंट्रोडक्शन जैसा होता है कि आप इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में जाने, वहाँ का क्या कल्चर है, क्या वर्किंग कंडीशंस होती हैं, किस तरीके का काम उसे अपनी जॉब पोजीशन में करना पड़ेगा, ताकि वो प्रैक्टिकली भी चीज़ों से अवेयर हो सके और इमोशनली जो उसके आसपास जो सराउंडिंग में जो लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके साथ भी सोशली इन्वॉल्व हो सके, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि भाई मैं इनसे फैमिलियर नहीं हूँ, ये मेरी फैमिली की तरह नहीं है। तो इस तरीके से पहला जब भी किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है तो ओरिएंटेशन किया जाता है ताकि उसे चीज़ों को जानने का एक मौका दिया जाए ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सके। ये हो गया। फिफ्थ में आप क्या किया भाई, आपने उसको इंट्रोड्यूस भी करा दिया।
अब उसके बाद क्या होगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया था सेल्स एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। अब उस जॉब के लिए भाई ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से परफेक्ट होकर आया है, कुछ उसे सिखाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का काम अपनी तरीके से अलग अलग होता है। तो आप अपने उस जॉब पोजीशन के लिए क्या देंगे, उसे ट्रेनिंग परफेक्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंस को और मोटिवेट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। और ट्रेनिंग से क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा और कहीं सारी अपॉर्चुनिटीज़ वो ग्रैब कर पाएगा, सो दैट दे कैन रीच टू टॉप एंड कीप इम्प्रूविंग दियर स्किल्स। ट्रेनिंग से क्या होता है, जब भी आप ट्रेनिंग लेंगे, उसे प्रोवाइड करेंगे, तो भाई जो उसके स्किल्स हैं और निखर कर आएंगे, मतलब उसमें वो और अच्छे से काम करेगा और परफॉर्मेंस आपके सामने होगी। अब भाई ट्रेनिंग भी हो गई, काम भी सीख गया, अब उसने काम किया, उसके बाद क्या है, जो उसकी परफॉर्मेंस है आप उसे वैल्यूएट नहीं करेंगे क्या? कोई भी नया बंदा आता है, आप उसे काम सिखाते हैं, सिखाने के बाद कुछ दिनों बाद जब वो सीख जाता है, फिर उस काम को परफॉर्म करता है, तो आपको भी डे टू डे उन एक्टिविटीज़ को देखना पड़ता है कि भाई उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है या बेकार है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो ये सारी चीज़ों को अप्रेजल का मतलब होता है एवेल्यूएट करना। आफ्टर टेकिंग ट्रेनिंग एंड, अब आपने ट्रेनिंग दे दी एंड परफॉर्मिंग द जॉब फॉर सम टाइम्स देयर इज़ नीड दैट कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मस्ट बी एवेल्यूएटेड। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट किया जाए। परफॉर्मेंस अप्रेजल रेफर टू एवेल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड। अब आप इसमें वही चीज़ करते हो, किसी भी चीज़ को मेज़र करना होता है ना, तो उसका एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है, एक बेंचमार्क। जैसे मैंने ये बोला कि कुछ किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, तो आपने एक बेंचमार्क सेट कर रखा है कि अगर पर डे अगर वो 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर दे, ये स्टैंडर्ड, इसका मतलब वो काम सीख गया। अब नया बंदा आया, उसकी परफॉर्मेंस देखी गई, तो उसने बनाए थे सिर्फ 6 यूनिट पर डे, तो इसका मतलब क्या है, अभी उसकी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, अभी वो प्रॉपर तरीके से काम करना नहीं सीखा है। तो इस बेसिस पर आप परफॉर्मेंस को वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ परफॉर्मेंस एवरेबल। 7th वन इज़ प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब भाई उसने जो परफॉर्मेंस दी, हो सकता है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और उसने अच्छा परफॉर्म किया है और वो करता आ रहा है इन फ्यूचर भी, तो आप क्या करेंगे, उसको प्रमोशन दे सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। पहले वो सेल्स एग्जीक्यूटिव था, हो सकता है उसे असिस्टेंट लीडर बना दें उस ग्रुप का, कि अब सेल्स एग्जीक्यूटिव आपके अंडर में काम करेंगे, आप इनके लीडर हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उसके स्किल्स काफ़ी अच्छे थे, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो प्रमोशन का मतलब है आपने उसे हायर जॉब पोजीशन दे दी और उसके साथ में क्या मिला, उसे पे भी अच्छा हो गया उसका, और जब उसका पे अच्छा हो जाएगा, उसे अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, तो भाई सेटिस्फेक्शन तो इनडायरेक्टली इंक्रीज होना ही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। जैसे पोजीशन हाई होती है उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। और जनरली ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस दे आर गिविंग प्रमोटेड एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब यही है, आपने जब परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट किया, अगर उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेटर होता है तो आप उसे प्रमोशन भी दे सकते हैं, उसके करियर को प्लान भी कर सकते हैं कि मे बी उसको कुछ और भी मतलब मिल सकता है, वो कुछ और भी अच्छा कर सकता है, अगर उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो आप उसके लिए भी प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 7th प्रोसेस था जो प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, इस पर फोकस किया। अब भाई उसका प्रमोशन हुआ या डिमोशन हुआ वो डिपेंड करता है उसकी परफॉर्मेंस पे। अब हमने क्या किया भाई, कंपेंसेशन डिसाइड किया कि आखिर आपको कितना पे किया जाएगा, कितना अमाउंट जो आपको पे किया जाएगा। इट रेफर टू प्राइस ऑफ जॉब, जो आप जॉब कर रहे हैं उसका क्या प्राइस, मतलब कितना सैलरी या कितना बेजेस आपको दिया जाएगा। ये इंक्लूड करता है आपके पेस या आपके रिवॉर्ड या किसी तरीके का इंसेंटिव जो एक्स्ट्रा होता है बेसिक पे से, ये एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। ये इंक्लूड करता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट पेमेंट का मतलब है जो बेसिक कहते हैं ना कि 10,000 रुपये इन हैंड आपको मिलेगा। इनडायरेक्ट पेमेंट आपका पीएफ हो सकता है या कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव कहते हैं, सेल्स के बेसिस पर जितना सेल होगा उसमें पर लीड के बेसिस पर आपको कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस तरीके से, या कुछ इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ भी हो सकती हैं, ये इनडायरेक्ट पेमेंट होते हैं। और डायरेक्ट है जो इन हैंड आपको बेसिक सैलरी पे की जा रही है, तो ये आपका कंपेंसेशन होता है। और ये टाइम वेस्ट भी हो सकता है और भाई परफॉर्मेंस वेस्ट भी हो सकता है। अब आता है, हमने अभी क्या जाना, सारा प्रोसेस जाना कि भाई स्टाफिंग करने के लिए हमें कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, 8 प्रोसेस से। अब हम जानेंगे बच्चों प्रोसेस के बाद कि भाई रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब यही है कि सर्च करना कैंडिडेट को, प्रोस्पेक्टिव जो कैंडिडेट्स हैं उनको सर्च करना फॉर फिलिंग दी जॉब बैक एंड जॉब पोजीशंस। तो इसके लिए क्या होता है भाई,
क्या क्या आप करोगे, पहले आप ये देखोगे कि भाई लेबर सप्लाई का क्या क्या सोर्सेज होते हैं, उनको पता करना कि कहाँ से वर्कर्स मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी वैलिडिटी को असेस करना, फिर चूज़ करना कि कौन सा ज़्यादा ठीक रहेगा। पहले आपने देखा रिलायबल कौन सा है, किस सोर्स से ठीक रहेगा, एडवर्टाइजमेंट डालें या न्यूज़पेपर में डाल दें या टीवी के थ्रू करा दें या फिर एक वेबसाइट पर डाल दें, कौन सा सोर्स ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है भाई। अब उसकी कौन सबसे ज़्यादा रिलायबल है, उसके बेसिस पर आपने उस सोर्स को सिलेक्ट कर लिया, फिर आपने एप्लीकेशंस को जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उनसे कलेक्ट कर लिया। ये था रिक्रूटमेंट। लेकिन रिक्रूटमेंट दो प्रकार से आप कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज़ इंटरनल एंड सेकेंड इज़ एक्सटर्नल। अब हम ये वन बाय वन जानेंगे कि इनका क्या मतलब है और क्या क्या इनके सोर्सेज होते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, अब हम जानेंगे कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वैकेंट जो जॉब पोजीशन होगी वो फिल की जाएगी अट्रैक्ट करके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से। मतलब यही है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ जो भी जॉब पोजीशन जो खाली हैं, जहाँ अभी वैकेंसीज हैं, उसके लिए जब आपको उसे फिल करना होता है एम्प्लॉय से, तो आप क्या करते हैं, अपने इंटरनल सोर्स को यूज़ करते हैं। जो आपके यहाँ ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं एम्प्लॉयज़ से अपनी उस जॉब पोजीशन को फिल करते हैं। दैट इज़ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बाहर ना जाकर एक्सप्लोर किया, सिर्फ आपने सोचा कि भाई जो लोग अंदर काम कर रहे हैं उन्हें चाहे प्रमोशन के थ्रू या ट्रांसफ़र के थ्रू उन्हें ही मौका दिया जाए। जैसे एक असिस्टेंट मैनेजर है, अब असिस्टेंट मैनेजर का आपको ये लगा कि आपने क्या किया, भाई मैनेजर की पोजीशन खाली है, अभी उसकी वैकेंसी है, तो आपने असिस्टेंट मैनेजर को प्रमोट करके उसे मैनेजर बना दिया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, बाहर ना जाकर अंदर ही अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशन के उस पर्सन को मतलब प्रमोट करके उस पोजीशन को फिल कर दिया। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि इंटरनल सोर्सेज को यूज़ किया रिक्रूटमेंट को फिल करने के लिए। अब ये देखिए भाई, इसके एडवांटेज क्या है, क्या बढ़िया है, सस्ता है, ये इकोनॉमिकल है। क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल कराएंगे, बाहर लोगों को बोलेंगे, तो आपको एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको टेस्ट लेने पड़ेंगे, इंटरव्यूज़ होंगे, कई सारे चेक्स होते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो भाई इन सारी चीज़ों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा। लेकिन इंटरनल सोर्स के थ्रू क्या होता है, जब आप कर लेते हैं तो आपका ये सस्ता पड़ता है, ये सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट मोटिवेट द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, भाई जो अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर उन्हें पता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल सोर्स के थ्रू ही किसी पोजीशन को फिल करता है, तो भाई उन्हें एक मोटिवेशन मिलेगा कि हो सकता है मैं अच्छा काम कर लूँ तो मुझे प्रमोट कर दिया जाए और मुझे वो पोजीशन दे दी जाए। तो हर पर्सन ये चाहेगा अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ, तो ये मोटिवेट करता है। लेस अमाउंट इज स्पेंट ऑन ट्रेनिंग, जब एक पर्सन ऑलरेडी आपके यहाँ काम कर रहा है, उसे आपका कल्चर पता है, आपके वर्किंग टाइम्स, वर्किंग कंडीशंस पता हैं, लोग कैसे हैं ये जानता है कि ये काम कैसे क्या होता है, तो उसमें क्या होगा, ट्रेनिंग में इतना ना तो टाइम जाएगा, ना इतने एफर्ट्स जाएंगे, ना इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि उसे थोड़ा बहुत सिखाने की ज़रूरत है, बाकी वो खुद से ही जानता है। फोर्थ देखिए, एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी फैमिलियर होते हैं कि भाई क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन में। ऑलरेडी अगर कोई इंसान 3-4 साल काम कर चुका है, तो भाई उसे क्या ज़रूरत है कि आप उसे अलग से बताएंगे, वो तो ऑलरेडी जान चुका है कि क्या रूल्स, क्या रेगुलेशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन के। 8 इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय टू गेट प्रमोशन, एम्प्लॉय शो बेटर परफॉर्मेंस। जो मैंने आपको बताया, प्रमोशन के लालच में ही सही, लेकिन जब कंपनी अपने इंटरनल सोर्स को यूज़ करती है रिक्रूटमेंट के लिए, तो हर बंदा अच्छा परफॉर्म करना चाहता है ताकि उसे भी प्रमोशन मिले और इंटरनल सोर्स के थ्रू ही उस रिक्रूटमेंट को फिल किया जा सके। अब हम जानेंगे लिमिटेशन। भाई हर चीज़ की लिमिटेशंस भी होती हैं, अगर एडवांटेज है तो। लिमिटेशन ये है कि नो फ्रेश और न्यू आइडिया विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सही, बिल्कुल सही बात है कि जब आप बाहर एक्सप्लोर करने ही नहीं जा रहे हैं, अपना यही सोच रहे हैं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं उन्हीं में से ही मुझे लोगों को अपॉइंट करना है, बाहर जा ही नहीं रहे, भाई हो सकता है उससे बेटर लोग, उनकी जिनके पास बेटर स्किल्स हो इनसे भी वो आपको मिल जाए, लेकिन आपने ढूंढा ही नहीं, तो ये क्या हो गया, एक उनका फर्स्ट लिमिटेशन। सेकेंड देखिए, लिमिटेड चॉइस अवेलेबल है। जब आपके पास पता है 3-4 ऑप्शन ही अवेलेबल हैं और इन्हीं से ही प्रमोशन करके, इनको प्रमोट करके हम उस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, तो आपके पास क्या है, बहुत ही लिमिटेड चॉइस। अगर यही आप एक्सटर्नल सोर्स को अडॉप्ट करते, बाहर जाकर लोगों को एक्सप्लोर करते, कैंडिडेट को मतलब बुलाते, इनवाइट करते, तो वही हो सकता था कि ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट आपको मिल सकते थे। तो नहीं है, चॉइस भी क्या है, काफ़ी लिमिटेड। एम्प्लॉय में बिकम लिथार्जिक वैन दे आर श्योर ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशन। एम्प्लॉयज़ भी क्या हो जाते हैं, लिथार्जिक का मतलब है लेज़ी हो जाते हैं, अनइंटरेस्टेड, चीज़ों में इतना ध्यान नहीं देते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन का तो पैटर्न ही यही है कि यहाँ बाहर से कोई बंदा लिया ही नहीं जाता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर से ही एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे, तो चिंता मत करो, हमारा भी टाइम आ ही जाएगा।
भैया ये देखते हैं कि टाइम के बेसिस पर प्रमोशन हो रहा है, हर 4 साल में एक पर्सन होता है, उसे प्रमोट कर दिया था तो मेरा भी नंबर आ जाएगा। तो इस वजह से क्या होते हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसी एक्टिविटी में। और से देखिए, फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र रिड्यूस दी प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय। इस यहाँ क्या होता है, दो मेनली अपनाए जाते हैं मेथड, एक होता है प्रमोशन और एक होता है ट्रांसफ़र। तो जब आप ट्रांसफ़र, फ्रिक्वेंट का मतलब है जल्दी जल्दी, जब अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो पोजीशन को फिल करने के लिए अगर आप ट्रांसफ़र करते रहेंगे तो भाई ये क्या होगा, उस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को कम कर देगा। क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक जगह, उसे टाइम लगता है सेटल होने में, और आपने अपनी दूसरी ब्रांच में उसे भेज दिया, ट्रांसफ़र कर दिया कि भाई तुम वहाँ चले जाओ, तो इससे क्या हुआ, अब वो दूसरी ब्रांच में चला गया तो वहाँ का भी कल्चर समझना थोड़ा तो उसके लिए मुश्किल होगा, थोड़ा तो उसे चीज़ों में समय देना पड़ेगा। वहाँ सेट हुआ, उसके बाद आपने तीसरे में भेज दिया। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र करते रहने से उस एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। भाई वो इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, आप उससे चाह रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ट टू बेस्ट हो, तो नहीं हो पाती। नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। भाई एक नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे, जो नया स्टार्टअप ले रहा है जिसके पास एक भी एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो क्या इंटरनल सोर्स को अपनाएगा, उसका तो एक भी एम्प्लॉय नहीं जिसको वो दोबारा उसी जो पोजीशन के लिए रख सके, तो आपको क्या होगा, न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है। कंपटीशन की जो स्पिरिट होती है वो हैम्पर कर जाती है। एम्प्लॉयज़ में क्या होता है, कंपटीशन की स्पिरिट एक तरीके से ख़त्म हो जाती है। वो ये सोचते हैं कि भाई कंपटीशन रखें क्या, हमें जब पता है कि हम 10 लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इन्हीं 10 में से ही किसी पर्सन को सिलेक्ट किया जाएगा, तो इतना कंपटीशन है ही नहीं। तो जो कंपटीशन की स्पिरिट होती है, जो आपको मजबूर करती है कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करने के लिए, वो क्या होती है, कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। अब देखिए, अंडर द इंटरनल रिक्रूटमेंट ये मेथड होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे। फर्स्ट वन इज़ ट्रांसफ़र एंड सेकंड इज़ प्रमोशन। अब हम जानेंगे कि भाई ट्रांसफ़र का मतलब क्या है। ट्रांसफ़र मीन्स हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। जब एक मैनेजर जो एक ब्रांच में काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन की, और एक दूसरी मान लीजिए एक ब्रांच है आगरा में, दूसरी ब्रांच है कानपुर में, ठीक है, वहाँ आगरा में एक जो मैनेजर ऑलरेडी काम कर रहा है उसकी पोजीशन क्या हो गई, मैनेजर की, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, कानपुर में एक मैनेजर की वैकेंसी निकली कि भाई एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। अब आपने क्या किया, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने आगरा की ब्रांच में जो आप मैनेजर काम कर रहे थे एज अ मैनेजर, आपको कानपुर भेज दिया, और वहाँ भी आप क्या बने, मैनेजर ही। इसका मतलब क्या है, बस एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन पोजीशन क्या रही, सेम, पे क्या रहा, सेम। इसका मतलब क्या है, सेम लेवल, मतलब हॉरिजॉन्टल। इसमें कोई भी आपको जॉब पोजीशन एक्स्ट्रा नहीं मिलती है, आपको प्रमोट नहीं किया जाता है। सेम लेवल पर जहाँ आप यहाँ मैनेजर काम कर रहे थे, यहाँ भी आप क्या काम करेंगे, एज अ मैनेजर। जनरली विद द ट्रांसफ़र देयर इज़ नो चेंज इन द कंपेंसेशन। कोई भी पे में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपसे ये बोला जाएगा भाई पोजीशन आपकी सेम है, सारी चीज़ें आपकी सेम है, वर्किंग कंडीशन सेम है, तो आपका पे क्यों इंक्रीज़ करें, बस आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया गया है। अथॉरिटी लेवल जितनी पावर आपको पहले थी उतनी ही अब मिलेगी। देयर इज़ नो चेंज इवन इज़ रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम है, पोजीशन भी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, तो भाई कंपेंसेशन भी क्यों बढ़ाएं। तो इस तरीके से क्या होता है, बस एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में रिक्वायरमेंट होने पर उस पर्सन को उधर से इधर एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देना, दैट इज़ ट्रांसफ़र। अब क्या हुआ भाई, ये था ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र के थ्रू आपने एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट थी, आपने फिल कर लिया। प्रमोशन क्या है, प्रमोशन रेफर टू वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर विद हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब यही है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक असिस्टेंट मैनेजर है जो काम कर रहा है आगरा में ही, ठीक है। अब हो सकता है कि उस आगरा की ही ब्रांच में एक मैनेजर की वैकेंसी निकली, तो क्या किया ऑर्गेनाइजेशन ने, भाई वो अपनाता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कि बाहर के लोगों को नहीं जानना है, अंदर के लोगों को ही अपॉइंट करना है। तो उस असिस्टेंट मैनेजर को प्रमोट करके क्या बना दिया, मैनेजर। इससे क्या हुआ भाई, वो खुश हो गया कि भाई मुझे क्या है, एक मोटिवेशन मिल गया कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया, और प्रमोशन के बेसिस पर इंटरनल सोर्स में ही उसको प्रमोट कर दिया गया और मैनेजर की पोजीशन क्या हो गई, फिल हो गई। तो इस तरीके से आपने क्या किया, लेकिन यहाँ एक चीज़ का चेंज है जो ट्रांसफ़र में नहीं था। यहाँ आपको सेम जॉब नहीं मिल रही है, आपको अपनी जॉब से कुछ बेटर मिल रहा है। मीन्स वर्टिकल ऐसा होता है ना, इसका मतलब आप नीचे से क्या जा रहे हैं, फ्रॉम डाउन टू अप, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपको क्या मिल गया, प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है जब आप एक एज असिस्टेंट काम कर रहे हैं और आपको एक मैनेजर बना दे रहे हैं, तो भैया आपकी जॉब पोजीशन बनी, थोड़ी सी चैलेंजिंग हुई, पे भी बढ़ेगा, आपकी वर्किंग कंडीशंस भी बदलेंगी, सारी चीज़ें बदलेंगी। तो वर्टिकल का मतलब एक एज असिस्टेंट यहाँ थे AM,
और यहाँ जाके आपको मिल गई मैनेजर एम की पोस्ट। इसका मतलब वर्टिकली आपकी जॉब पोजीशन में चेंज आना। तो ये थे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेथड जो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यूज़ किए जाते हैं कि भाई ट्रांसफ़र के थ्रू भी अपना ही एम्प्लॉय काम करेगा और प्रमोशन के थ्रू भी। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर बच्चों कोई भी डाउट है तो एज़ ऑलवेज़ क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को लिखना है। आपकी क्वेरी को बिल्कुल रिजॉल्व किया जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे, आज हमने जाना इंटरनल, नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड इट्स वेरियस मेथड। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और बच्चों अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस कीजिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर अपना पूरा एफर्ट दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हमारे चैनल पर आना मत भूलिए, वेयर लर्निंग नेवर स्टॉप। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए क्या करना है आपको, सारे सेशंस को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। चलिए थैंक यू।